बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एतराज़ ये किया जाता है कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है, लेकिन अब हमने देखा कि अमीरों की बस्ती वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को खाली कराया गया। उसके बाद वज़ीर पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बना दी। सूरत क्या रुख लेगी, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और भी दो तीन अहम मामलात हैं। सुहेल आफरीदी के साथ क्या होने वाला है, इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान मजीद क्या करने वाला है, जो दुनिया में सालिसी पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान की सालिसी क्या कोई करवाएगा या पाकिस्तान इसी तरीके से फेंटी लगाता रहेगा। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान जंग जो है उससे ख़त्ते में महंगाई का एक तूफ़ान है, ख़त्ते क्या बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई का तूफ़ान है। ये तूफ़ान कैसे थमेगा, अमेरिका कैसे रुकेगा, आज के प्रोग्राम में इसी का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मोहसिन बेग साहब इस्लामाबाद से। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का साथ में ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब ने इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया। बेग साहब सर आप भी फरमाइएगा, रात को अचानक पुलिस पहुँचती है, एक इमारत खाली कराने का संदेशा होता है, फिर वज़ीर-ए-आज़म कमेटी बना देते हैं। ये अचानक रातों रात हुआ क्या है? क्या इस इमारत का हशर भी नस्ला टावर कराची जैसा होने वाला है? इसके पीछे सर साइंस क्या है? बेसिकली तो ये प्रॉब्लम बहुत अरसे से इस्लामाबाद के इस सबसे बेस्ट लोकेशन पे आई, क्योंकि जिन साहब ने ये बिल्डिंग सीडीए से नीलामी में ली, उन्होंने सीडीए के पैसे क्लियर नहीं किए। वो अपनी तो शायद जायदाद बनाते रहे, लेकिन ना सीडीए के पैसे क्लियर किए, ना इन टाइम बना सके। और जिन लोगों को वो फ्लैट बेचे गए, और वो भी नेचुरली गवर्नमेंट के जब पैसे और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जी आप 17 बिलियन जमा कराएंगे, वो भी नहीं दिया। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी ऑनरशिप और कैंसिल की हुई है, और वो सारे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए, हाई कोर्ट दोबारा गए, वहां से वो फारग हो गए क्योंकि वो पैसे जमा करवाना ही नहीं चाहते। तो उस सूरत में अब जो लोग नेचुरली वहां पे बोनाफाइड परचेजर हैं, जिन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे हैं, उनको इस तरीके से रात को या वकेट करवाना या पूरी बिल्डिंग, तो नेचुरली वो तो बेचारे बोनाफाइड परचेजर हैं, उनके फरियाद और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। या तो गवर्नमेंट सीडीए उनको पैसे दे दे, या फिर जो एम्प्टी हैं अपार्टमेंट्स और बाकी जगह जो है वो उसको नीलाम करें। लेकिन रेजिडेंट्स जो जिन्होंने पेमेंट की हुई है, उनको इस तरह बेदखल करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई। सर साकिब निसार साहब का क्या किरदार आप इसमें देखते हैं? क्योंकि जब भी इसकी बात आती है, इस इमारत की बात आती है, तो साकिब निसार को लोग याद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो स्याह फैसला था, किसी को नवाजा गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला था। एक्चुअली जी नवाजा बिल्कुल गया, और ये जो मालिक साहब हैं इसके, इस बिल्डिंग के, जो वो बहुत ही कोई ज़हीन तरीन आदमी है। उन्होंने जो कमिटमेंट मेरे ख्याल में निसार साहब के साथ भी की, वो पूरी नहीं की। हालांकि वो फैसला ठीक नहीं था। उन्होंने कहा 17 बिलियन इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दें। ये बदकिस्मती समझ लें, या जो शख्स क्लियरली सोच नहीं सकता, जिसके जहन में ये हो कि मैंने फ्रॉड ही करना है, अदरवाइज ये प्लॉट, ये लोकेशन पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और जो जस्टिस निसार ने फैसला किया वो इस बंदे की फेवर में किया। जो भी डील थी बिहाइंड द सीन, वो भी सुनवाई यही देता है कि इस शख्स ने उनके साथ भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस वजह से वो फैसला, हालांकि इस बंदे के हक में था और गवर्नमेंट के खिलाफ था, लेकिन वो भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। अच्छा बेग साहब, एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हमने पहला फैसला इस तरह का देखा था जिसमें जस्टिस गुलजार ने नस्ला टावर गिरा दिया था कराची में। मैंने अपनी आंखों के सामने वो बिल्डिंग गिरते देखी है, और उसमें हुक्म भी ये था कि बेशक इसको बम लगा के उड़ा दें। तो क्या इस इमारत का मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। और इसमें सिर्फ पेमेंट का इशू है, बनी ठीक है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किया गया। अदरवाइज इसके अंदर अभी एक होटल का प्लाट है, शॉपिंग मॉल है। ये बहुत ही लिक्विडिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें अगर ये गवर्नमेंट या सीडीए टेक ओवर करती है, तो पहली बात तो जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे उनके उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उनको उसी बिल्डिंग में अगर ऑनरशिप बदल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बेदखल कर दें। उनको रहना चाहिए। और इसमें बड़े मशहूर लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। तो ये इसका हशर नेस्ला टावर वाला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपने इमीकेबली, अगर गवर्नमेंट सीडीए इसको वापस ले रही है,
तो जिन्होंने खरीदे हैं उनके साथ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक हो गया। राणा साहब, आपके पास सर क्या खबर है? वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है, अगर कमेटी बनानी थी तो पहले बना लेते। एक रात एक हंगामा क्रिएट करने के बाद जो है वो वजारत दाखिला ने एक पूरा क्योस क्रिएट किया, लोगों के ट्वीट आना शुरू हो गए। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लोग ये चाहते हैं कि अमीर आदमी को सड़क पे घसीटा जाता हुआ वो देखें, तो ये भी एक ख्वाहिश फिर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसमें मेरिट क्या है, हकीकत क्या है सर? देखें, मैं बेग साहब की ना आखिरी हिस्सा तो मैंने सुना है कि नहीं होना चाहिए, अमीर लोग भी हैं जिनका राइट बनता है कि वो रहें और हशर नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, ये मैंने सुनी, पहली बात ही सुनी। लेकिन मैं अब अपनी बात करता हूँ आपको। देखें, जो ट्वीट्स आए हैं ना, वो जो कहते हैं ना दिल जले गुस्से में लोग थे कि आपने बरी माम के इलाके में गरीब लोगों की बस्तियां दिन में उजाड़ दी और टकाटक बुलडोजर फेर दिए, और अब आप ये बड़े लोग हैं तो फिर ये, मैं रात की बात कर रहा हूँ कि हम देखेंगे क्या होगा, और उसके साथ नस्ला टावर की तस्वीरें लगा दी। मेरे हिसाब किताब में तो इस जुडिशरी के वो लोग, चूंकि आइन और कानून उनको, जैसे नैब को वो एक इम्यूनिटी हासिल है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने की फ्राडियों ने, मतलब वो फ्राडी थे सारे के सारे। वो मेजर शहजाद वगैरह को उठा के देख लेना, कहते थे बंदा चुक लिया और कागज बना लेंगे। वो जो नैब में फिरौन बने हुए बैठे हुए थे उस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो ये एजाजुल एहसन साहब उनके चीफ थे उन फिरौनों के। और ये इम्तियाज ताजवर एक ब्यूरोक्रेट थे, वो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उनको उनको घर बुलाया उन्होंने और कहा कि जाके चेयरमैन चौधरी कमर जमान को बता दो कि मैं तौहीन अदालत में बुलाऊंगा और मैं सुनूंगा भी नहीं और उसको सजा दे दूंगा, चेयरमैन भी चली जाएगी। तो तुमने हमारी जो जेआईटी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा जो जेआईटी की रिपोर्ट है, हमारी जेआईटी की जो रिपोर्ट है इसको खोलना भी नहीं है, फीता खोले बगैर कवरिंग लेटर लगाओ, एहतसाब अदालत में भेज दो, टाइम पूरा करो 6 हफ्ते या 4 महीने, 4 हफ्ते को जो दिया था, और तुम जानो, और तुम छोड़ दो, हम जाने और अदालत जाने। और फिर वो वहां पे कहर बन के नाजिल होते थे, ना खुदा बने हुए थे। नवाज शरीफ के केस की बात नहीं है, ये बात है अदलिया के रवैये की, कि वहां पे सजाएं दिलवाई उन्होंने, बैठ के सब कुछ मॉनिटर किया। तो ये साहब भागे क्यों अदालत से? जब 9 महीने या 6 महीने उनकी चीफ जस्टिसशिप में रह गए थे, तो ये दौड़ लगा के मज़ाहिर नकवी के साथ कैसे भाग गए? मतलब ये फ्राडियों के आईजी इकट्ठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट इस अड्डा बना हुआ था कि आप पहले वकील बने हो किसी एक कंपनी के, फिर आप जज भी बने। तो साकिब निसार, इन सबको टांगना चाहिए। ये जो बेग साहब कहते हैं साकिब निसार साहब के साथ जो कमिटमेंट हुई थी इस बिल्डिंग के ओनर की, वो भी उसने पूरी नहीं की। पता नहीं क्या कमिटमेंट थी, हो सकता है फ्लैट फ्लैट का कोई हो। वहां मैं उनकी बात करूंगा जो दिल जले कह रहे हैं ना कि तो ये जो गरीब लोगों को गिराया था, और फिर जो मुतवसत तबका था नस्ला टावर वाला, कराची वाला, तो वही असर करो इनका भी। ये है वो जो रियलिटी आम पब्लिक की है। लेकिन अगर वो गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इन सबको इकट्ठा करो, जस्टिस गुलजार को भी बुलाओ, एजाजुल एहसन को भी बुलाओ, साकिब निसार को भी। जस्टिस से पूछो तुम्हारा मसला क्या था बचपन का, वहां तुम्हें क्या नजर आ रहा था? तुम कराची का 70 की 60 की दिहाई 50 की दिहाई देखते थे, तो तुम्हारे अकरबा परवरी तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंची हुई है, लोगों को भूली नहीं हुई है कि जो धंधे हाँ सर, दिलकुशा पार्क भी था एक तारिक रोड पे, वो खाली कराने पहुंचे थे, फिर कराया नहीं, फिर वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो साकिब निसार साहब फाइलें उठा के फिरा करते थे ना, खालिद मरहूम की, खालिद अनवर मरहूम की, जिनके फिर अजीज को लाके अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं आजकल, वो नहीं रिजाइन करके गए, बाकी सारे कर गए, ना आयशा मलिक ने किया ना इन्होंने किया। इन सबको बिठाएं लाइव कि ये तुम लोगों ने किया क्या इस मुल्क में? वो नस्ला टावर क्यों गिराया? बम उड़ा दो, क्यों गिरा दो भाई? मैं तो आज तक हूं कि अड़ जाना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को, क्यों उड़ाए हम आपके? आप यही काम जो आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जाना चाहिए, लोगों के साथ उनके बताएं उनके फ्लैट जो गिरे हैं बदले में क्या मिला उन्हें। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कमेटी बनाई है ना बड़े लोगों के लिए, ये अब आपके ऊपर एक नया इल्जाम आएगा कि आप बड़े लोगों को, शुरफा को, एलीट क्लास को बचाने के लिए आपने कमेटी बना दी, जिनको कल रात 12 बजे तक का नोटिस मिला था। अब आप कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, 1 हफ्ता, वो 10 दिन, पता नहीं कब आएंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि शौकत अजीज के दौर में ये प्लॉट अलाट हुआ, उन्होंने सब लोगों ने माल बनाया, इसके नोमेनक्लेचर चेंज किया, इसको हयात रेजेंसी के बजाय, यहाँ तो सारे हयात पढ़ते जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती लोगों की। उस होटल को मेरे 2-3 दोस्त हैं न्यूयॉर्क से, उन लोगों ने फ्लैट खरीदे कि हयात रेजेंसी होगा, हमारा फ्लैट होगा, हम वहां जाके गपशप करेंगे। जिस तरह लोगों का जहन होता है अपना, कोई न्यूयॉर्क में पैसा रखता है तो आ रहा ना, उन्होंने कहा मेरा तो राणा साहब पैसा ही बढ़ गया है, वो तो सारे फ्लैट बनाते हैं। हमें तो मतलब जिन लोगों को पहले फ्लैट बेचे थे उन्हें हयात रेजेंसी भी बेचा गया था कि यहाँ पे ये होगा, जैसे अभी कह रहे थे बेग साहब के शॉपिंग कम्प्लेक्स भी होना था, सब कुछ। तो ये मार्केट एक स्ट्रेटेजी थी ना, तब लोग आए थे। अभी वो एक और दोस्त है कनाडा से, उसने लिखा है, असद चौधरी ने, कि जनाब मैंने तो लिया लेकिन पता लगा कैद ही हो गए, 4 लाख रुपए महीने पे मैंने किराए पे लिया था। तो प्राइम मिनिस्टर को हर काम में इसी तरह देखना पड़ेगा। वो उन बस्तियों में भी देखें कि वो किसने बिठाई थी,
उन लोगों के गरीबों को भी कंपनसेशन दे, बेशक गलत बैठे थे, ओके, कंपनसेशन दे, वो है तो पाकिस्तान के शहरी ना, बिल्कुल। उनकी इमलाक तो आपने गिरा दी, बनवाई किसने थी? सीडीए ने। यहाँ पे आपको पता है, ये मुझे याद है, चौधरी निसार के भांजे हैं काशिम मलिक, वो सीडीए के वकील थे, वो गले पड़े हुए थे हर तरह से कानूनी तौर पे इस केस को कि ये इलीगल है, और देखें सुप्रीम कोर्ट ने दाव खेला, उनको टाइम दिया कि आप पे करें, उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। तो ये तो मुझे बड़ी खुशी की खबर बेग साहब ने सुनाई कि साकिब निसार साहब, वो जो उगड़ाइयां करते फिर रहे थे एमपीए के टिकट पे, बेटे साहब पैसे ले रहे थे, उनके साथ किसी ने तो हाथ किया, कोई शर्म बेशर्म वाली तो उनको बिल्कुल आया, बेच खाई थी। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सौदे कर रहा है, कहीं वो डॉक्टर सईद को जलील करने के लिए उतरे हुए, और अल्लाह ने उनके हाथ में जलालत उनके मुकद्दर में लिख दी। डॉक्टर सईद तो फिर भी आगे पीकेएलआई में चेयरमैन भी बन गए उनके। लेकिन इन लोगों ने अदलिया में बैठ के जो किया है, ये सहूलतकारों को पहले लाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में कि सीडीए के ऊपर कब कब किसने प्रेशर किया। जब चीजें क्लियर थी तो आपने क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल में ये कमेटी के टीओआर सिर्फ इस हद तक नहीं होने चाहिए कि जी जो मुतासरीन है वो भी आ जाए, ठीक है आप उनको दें, भले उन्होंने पैसे लगाए हैं, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये काम कराया है वो टीओआर में वो भी होने चाहिए। बड़े अच्छे दोनों सेक्रेटरी डाले उन्होंने, कामरान अली अफजल और जवाद पाल, सेक्रेटरी कैबिनेट और सेक्रेटरी तो कॉमर्स। राणा साहब आप ये आजम नील तारड़ की नहीं चलने देंगे अगर इसके टीओआर ठीक हो गए। राणा साहब आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट केस है इस हुकूमत के लिए कि वो क्या बर्ताव उन्होंने करती है? बनाया ही नहीं है। नो 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 नो, टेस्ट केस कब बनाया है? उन्होंने तो कहा मुतासरीन आगे, ये तो उनकी दादरसी का केस है भाई। इसके अंदर ये मेरा मुतालबा है पीएम साहब, आप उसमें डालें, जिन लोगों ने ये गंदा काम करवाया उनको भी तो लाए ना। बेग साहब ये टेस्ट केस होगा या बस ये भी मट्टी डाल पॉलिसी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर जो ऑनर है उसने 2 नंबरी की, वो इस प्रोजेक्ट से पैसे निकाल के ले गया, ये प्रोजेक्ट उसने बहुत से लोगों को बेचा, बहुत से लोगों से पार्टनरशिप की, बहुत से लोगों से पैसे वसूल किए। मेरे पर्सनल नॉलेज में है ये काम, और मैं ये समझता हूँ कि जो बोनाफाइड परचेजर है, जैसे अभी राणा साहब ने कहा, लोगों ने ओवरसीज से ये फ्लैट खरीदे, बहुत अच्छी लोकेशन है। मैं समझता हूँ कि आपने इसको एक्वायर करना है, कर लिया है, लेकिन जो लोग बेचारे ने पेमेंट की हुई है उनको ना निकालें, ना कुछ करें। बाकी जो इसकी पेमेंट है, या आपने रीसेल इसको करना है या ऑक्शन में लेके जाना है, वो जरूर करें, और गवर्नमेंट अपने पैसे वसूल कर ले। अच्छा बेग साहब, अगर ये एक असूल तय हो जाए जो आप फरमा रहे हैं, तो फिर क्या ये मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी होगा, या बहरिया टाउन कराची में लोग बड़े परेशान हैं? देखें जी, अगर मलिक रियाज साहब ने किसी का पैसा देना है, मेरे ख्याल में तो उनके साथ भी अगर ये जो नैप उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ रही है और नाम कर रही है, या उनके तकरीबन काफी सारी चीजें इन्होंने पकड़ ली हैं, पूरी सोसाइटी हॉस्टेज की हुई है, तो अगर उसने देना है तो आप बात कीजिए। उन्होंने सिर्फ पेमेंट सुप्रीम कोर्ट को करनी थी जी। तो उसके अलावा तो मेरा ख्याल में उनके ऊपर कोई केस नहीं था। अब उसको एक बहाना बना के पूरी सोसाइटी को जो है वो मफलूज कर दिया गया। नेचुरली उसके जो रेजिडेंट्स हैं या जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए। वो सिस्टम खत्म हो गया, वो सफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, सीवरेज का, ये जो भी मैनेजमेंट थी वो सारी मफलूज होके रहेगी। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को खराब करके मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह वसूली, आपने कर ली है वसूली, लेकिन आपने उसको डैमेज कर दिया। बेग साहब, इससे एक सवाल और पैदा होता है ना कि ये अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे, चाहे वो मलिक रियाज की डीलिंग का मामला हो, चाहे वो ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की डीलिंग का मामला हो, तो पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी की जो एक फिजा पहले ही कोई नहीं है, उसमें नुकसान नहीं पहुंचता? इसीलिए दुनिया भाग गई जी पाकिस्तान से। सरमायादार पाकिस्तान का रुख करता नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिसर्स, समझ लीजिए, वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, हर शख्स दूसरे को जो है वो पकड़ने के चक्कर में। अगर आपका कारोबार चल रहा है तब भी आपको एफबीआर नहीं छोड़ती, नैप नहीं छोड़ती, एफआईए नहीं छोड़ती। तो पाकिस्तान में बिजनेस करना एक जहाद है, और यही वजह बनी कि लोग अपना सरमाया लेके दुबई गए, और बदकिस्मती उनकी देखिए कि दुबई भी डूब गया। तो अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पाकिस्तान में नहीं देना, रूल्स एंड रेगुलेशन कस्टमर्स के लिए, बोनाफाइड परचेजर के लिए अगर आप नहीं बनाएंगे, और अगर यही काम जो फ्रॉड हो रहा है सोसाइटीज में और आम आदमी जो लुट रहा है, वो अगर निज़ाम ना होने की वजह है, और जब पूरा एक फ्रॉड हो जाता है फिर गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है। अभी पहले आपने होने क्यों दिया? पहले आपने पकड़ना था, वो कोई सिस्टम नहीं है।
और जब कोई बंदा पकड़ा जाता है फिर आप देखिए कि कैसे भड़कें भी लगती हैं और चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हो जाती हैं और वो माशरे में बिजनेस एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देती है, जो कि ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक हो गया। राणा साहब, अगर क्विकली आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि क्या ये इसको हम इंडिविजुअली देखेंगे, केसों को आइसोलेटेड देखेंगे, मलिक रियाज साहब को, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को, या फिर रियासत अब ये पॉलिसी लेके आई है कि वो सबको एक ही आइनी हाथ से लेगी और फिर सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए भी कोई कोशिश करेगी? देखें, 2 दिन पहले चेयरमैन नायब जनरल नजीर भट्ट की ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉन्शियसली एक फैसला किया है कि अब मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा तो बीच में हाथ नहीं डालूंगा। साथ उन्होंने मिसाल दी कि हमने 1.5 महीने में 2 अरब रिकवर किया हैदराबाद सक्खर मोटरवे में जो फ्रॉड हुआ था, लेकिन वो मंसूबा 280 अरब रुपए से 400 अरब रुपए पे चला गया। तो वो कह रहे थे कि अपने हम 2 महीने में हम एक नया मैकेनिज्म 4 सूबों में और विफाक में लेके आ रहे हैं कि वो आई थिंक उनकी मिसाल नाम नहीं लिया उन्होंने, वो दुबई की थी कि आपको एक रेगुलेटर साथ रखना होगा और वहां पे पैसे रखने होंगे साथ, ताकि जिस दुबई भी तो एक दफा डूबा ना पहले, अब तो खैर वो जंग की वजह से खराब हुआ है ना, डूब रहा है। वो उन्होंने फ्रॉड को रोक दिया था उससे, स्कैम। मलिक साहब वहां पे कर रहे हैं ना बिजनेस, लोगों ने शायद $1 अरब का वो प्रोजेक्ट है उनका, लेकिन वो तो ओवरऑल 30-40% सारी प्रॉपर्टी डाउन हुई है वहां की, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की ना अहली कहीं नहीं है। यही काम अब वो इस्लामाबाद में भी और बाकी जगहों पे ला रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर वो कह रहे थे कि हम सिस्टम इन प्लेस कर रहे हैं कि आइंदा ना प्लॉट फाइलें भी आइंदा नहीं बेची जा सकेंगी, फाइल नहीं बेचेगी, सिर्फ प्लॉट नंबर और नक्शे में चेंज नहीं आ सकेगी। ये हमारे सारे डेवलपर्स आपको नक्शा कुछ दिखाते हैं, जब आप लेने जाते हैं आपको कब्जा मिलता है तो कहीं और मिलता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये अच्छी बात है अगर वो ये काम कर दें। यहाँ उन्होंने साथ इशारा भी दिया कि हमें पता है कि यहाँ पे अंडरपास 1-1 महीने में बने, बारिशों में बैठ गए हम, लेकिन सब पे नजर रखे हुए हैं। तो फिर वहां पे ये जो अंडरपास बना रहे हैं इस वक्त पार्क रोड पे, जो डीएचए और सीडीए मिल के मार्गलेन के लिए बना रहे हैं, वहां तबाही कर दी है, सारे जंगल के जंगल उजाड़ दिए हैं। और जहां 1 महीने में अंडरपास बना रहे थे वहां 3-3 महीने में अभी तक अंडरपास का मेन पार्क रोड वो धेड़ के रख दिया है। ठेकेदार के मजे लगे हुए हैं, रास्ता भी नहीं प्रॉपर दिया लोगों को, और सड़कें पूरा एक दमे के मरीज पूरे इस्लामाबाद को बना रहे हैं, इतनी डस्ट है वहां पे। तो ये तो जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर को सब जगहों पे फिर जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि अमीर लोगों में फंस गए हैं तो उनकी दादरसी के लिए आप कमेटी बना दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीआर चेंज करें, मामलात को ठीक करें। ठीक हो गया। बेग साहब, कुछ जरा आलमी हालात पे आ जाए। सूरत हाल यहाँ पे ये है कि ईरान का प्रपोजल जमा हो गया, ईरानी मीडिया बताता है, और ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक और स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रिसाइज होगी और मुख्तसर से वक्त के लिए होगी। डस्ट उनको नहीं दे रहा ईरान। अब इस सारी सूरत हाल में सर वे फॉरवर्ड क्या है, कहाँ गेंद फंसी हुई है और कहाँ से गोट निकलेगी? देखिए, एक्चुअली तो प्रॉब्लम अमेरिका की है। ईरान ने तो अपनी प्रपोजल पहले भी दी, फिर उन्होंने चेंज करके भी दी, वो अमेरिकन के पास चली गई। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनको एक विक्ट्री मिल जाए और वो ये ऐलान कर सके कि हम जीत गए हैं। लेकिन आपको पता है जंगों में, मैदानी जंग में ही बंदा जीतता है, बातों से जीत नहीं सकता। और फिर जो उनके मुसलसल ट्वीट और सोशल मीडिया और जो उनके बयान थे, उसकी वजह से इस्लामाबाद टॉक्स में वो मुआहदा साइन ना हो सका। तो अब भी मैं समझता हूँ कि जो आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है दोनों साइडों से, हालांकि पहले ईरान ने खोल दी थी, इन्होंने आके ब्लॉक कर दी, अब फिर ईरान ने भी ब्लॉक कर दी। अब सारा जंग का जो जहाँ से शुरू हुई और एंड जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पे आके खड़ा हो गया, और उससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। हाई प्राइसेस का ऊपर जाना मेरे ख्याल में 120 से क्रॉस कर गई, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया जो है इससे मुतासर हो रही है। तो ये ज्यादा दिन स्टैंड ऑफ नहीं चल सकेगा। अमेरिकन को दोबारा स्ट्राइक के लिए, दोबारा जंग के लिए कांग्रेस से जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, वो शायद ट्रंप साहब को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो दोबारा जंग की बात है, इसके इम्कान तो मुझे कम लगते हैं। अलबत्ता ये किसी ना किसी तरीके से ये आपको पैसेज जो है दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, ताकि ये जो फ्लो ऑफ ऑयल और शिपिंग है ये दोबारा बहाल हो सके, और आगे जाके इनको फिर टेबल पे बिठा के, क्योंकि न्यूक्लियर मैं नहीं समझता वो डिस्कशन में था ही नहीं। डिस्कशन में तो बहुत मामूली सी चीजें थी जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका हुआ था, लेकिन ट्रंप साहब ने डीजे वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। तो लग ये रहा था कि दोबारा आएंगे, लेकिन दोबारा फिर ईरानियों ने कहा कि ये इनका एतबार नहीं है, ये हर बार हमसे धोखा करते हैं अमेरिकन। तो वो बात आके अमेरिकन की वजह से रुक गई।
तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जल्दी खात्मा होगा, वरना दुनिया में जो क्राइसिस ऑयल का आ रहा है और आगे जाके मजीद अगर क्राइसिस बढ़ गया तो ये किसी के भी हक में नहीं है। इकोनॉमी का टर्मोइल जो है वो इतना बड़ा है कि उससे हर शख्स, हर मुल्क मुतासिर हो रहा है। बेग साहब, अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसकी, ट्रंप के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं या जो अमेरिकन हैं, वो भी $6 फी गैलन के हिसाब से ले रहे हैं। मतलब अब 4 से 6 पे चला गया है। वो अमेरिका में तो आपको पता ही, थोड़े थोड़े से सेंट बढ़ जाए तो वो उनकी चीखें निकल जाती हैं। तो ट्रंप में कोई डोमेस्टिक प्रेशर भी पड़ रहा है? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा ट्रंप पे प्रेशर है। कांग्रेस का, अपनी पार्टी का, हाउस ऑफ उसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, पब्लिक का। मैं बहुत अरसा वहां रहा हूँ जी, और मैंने बहुत टाइम अमेरिका में गुजारा है। मैं आपको बताऊं, 99 सेंट से डॉलर पे जाता था तो अगले दिन वो वापस 90 सेंट या 95 सेंट पे आ जाता था गैलन। तो ये कोई भी अफोर्ड नहीं करता। नेचुरली अमेरिकन के लिए उनका सारा बजट आउट हुआ है। फिर ये जो वॉर आपने स्टार्ट की बिला वजह, इसकी जो कॉस्ट है वो भी नेचुरली टैक्स पेयर नहीं पे करनी है। तो अमेरिका में, इनसाइड अमेरिका बहुत प्रेशर है ट्रंप साहब पे। आगे नवंबर में उनका मिड टर्म है। पूरी पार्टी ये सोच रही है कि इस सारी सिचुएशन को लेके वो मिड टर्म में जाएंगे कैसे। ठीक ठीक। तो प्रेशर बहुत है। राना साहब, आप क्या कहते हैं सर? खबर क्या है? वो अभी तर्जुमान ने कहा है ईरान के जी पाकिस्तान सालिस है। हम तो समझ रहे थे कि अब खामोशी इख्तियार हो गई है, बस प्रपोजल आते रहेंगे। सालिस, अब हम क्या सालिसी कर रहे हैं राना साहब? फवाद भाई, दो चीजें हैं। पहले तो ये कि ईरान के ऊपर जारियत की इसराइल और अमेरिका ने, जा रहे तो वो हैं। फिर पाकिस्तान बीच में पड़ा, और जो आपने हुर्मुज़ खोली उन्होंने, वो आपको पता है टेक्निकली वो भी नहीं खोली। उन्होंने कहा कि आप हमारे बताए हुए रास्ते पे जाएंगे, और वहां पे उन्होंने टोल टैक्स लगा दिया डॉलर्स के अंदर, लाखों डॉलर्स के अंदर। तो अमेरिका ने फिर अपना काम कर दिया ब्लॉकेड लगा के, जिससे ईरान फंस गया। अब देखें, दुनिया दोनों तरफ से फंस गई। गुस्सा दोनों आपस में गुजार रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पानियों में से गुजरने के टैक्स अगर हो गए तो फिर तो दुनिया फंस जाएगी। तो एक तो ये बातचीत हो रही है कि देखें ना, ईरान ने किया, उन्होंने हिजबुल्लाह को उधर हमले रुकवाए कि जी लबनान पे इसराइल हमला नहीं करेगा। बदले में इन्होंने ये खोल दिया कि जी शर्त थी इसकी कि आप करें, लेकिन फिर उसको नेक नियति के साथ चलने देते। आप वहां पे भी आप देख लेना कि जो पासदारान इनकलाब है वो छाए हुए हैं, और तालिबान भी छाए हुए हैं ना। उन्होंने पूरा मुल्क, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लिया, बना बनाया भी दोबारा भी खराब करा लिया है। तो आप मुझे बताएं कि वहां पे वो आम ईरानी के लिए क्या ढूंढ रहे हैं। आम ईरानी पहले ही तंग था, लेकिन कौमी गैरत पे, अहमियत पे उसने अपनी हुकूमत और रियासत का साथ दिया इसराइल और अमेरिका की जारियत पे। वो बिल्कुल किसी झांसे में नहीं आए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब कैश फ्लो नहीं होगा, अब आगे जितनी महंगाई वहां हो चुकी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो ये सोचने का काम तो ईरानी की आदत का है ना। तो ये जो अब उन्होंने कदम उठाया, मेरे हिसाब में तो बेहतरीन कदम है कि बातचीत से रास्ते को निकालें, अपने लोगों को मुश्किलात से निकालें। आप जिस तहजीब का आज दावा कर रहे हैं कि हमने पुर्तगाल को 450 साल पहले भगा दिया, तो भाई इसे बचाएं भी तो फिर आपका फर्ज है ना। वो जो लोग, जिन लोगों ने आपका खलीजे फारस निकाल लिया, क्लियर कर लिया था, तो ये फिर आप लोग दुनिया को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपके ऊपर एक जारियत हुई है, आपने जवाब दिया है, लेकिन आपने अरब ममालिक पे हमले कर दिए। और अभी भी जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम स्मार्ट से हमला करेंगे, तो जवाबन ईरान ने खामोश नहीं बैठना। वो बाकायदा इन जहाजों पे हमला कर देंगे जो आपने हुर्मुज़ में फंसे बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें आग लगी है तो हम छोड़ेंगे भी किसी को। तो दुनिया सोच रही है, समझ रही है। गल्फ ममालिक भी, यूरोप भी, यूरोप यूक्रेन की वजह से बहुत फंसे हुए थे, अब उनके लिए एक और मुश्किल आ गई है। पूरी दुनिया 20% यहाँ से ऑयल की गुजरगाह है जो बंद हुई पड़ी हुई है। हम एक जहाज गुजरता है, हम तालियां मारते हैं कि जी बड़ी मेहरबानी, निकल गया, दूसरा जहाज निकल गया। तो बहरहाल बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। कुछ समझ पाकिस्तान ने कोशिश की है, क्योंकि वो एक प्राइड फीलिंग जो है ना कि हमारी तहजीब है, अरब और अजम की लड़ाई के अंदर, वो पाकिस्तान समझा रहा है कि भाई इस प्राइड को बचाएं आप, हम आपको खौफजदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने तो दोनों तरफ से कोशिश की। अमेरिका को भी जिस हद तक हम समझा सकते हैं, ठंडा करने के लिए, बातचीत के लिए टेबल पे तो हम ले आए ना। असल तो काम पाकिस्तान का था, जो पाकिस्तान ने कर दिया कि आमने सामने दोनों ममालिक को 47 साल में पहली दफा बैठा दिया इस हाई लेवल पे। अब ये बात उनके सबके समझने की है कि वो अपने मुल्क को कैसे लेके चलेंगे। ईरान की प्रपोजल पे मेरे ख्याल में ट्रंप का थोड़ी देर में तबसरा आ जाएगा, क्योंकि दिन तो निकला है अमेरिका में, और जवाब देना होगा। जहाँ बिल्कुल हमें वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर। ठीक हो गया। बेग साहब, एक आखिरी और तबसरा करते जाइएगा। सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत कोई खतरे के अंदर है? मेरे ख्याल में तो जी नहीं है। वो तो
अभी उनको कुछ ग्राउंड रियलिटीज पता भी चल गई हैं और अफरीदी साहब बिहेव भी कर रहे हैं। नेचुरली उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने जो लोग हैं उनको तो ऐसे बयान दे के थोड़ा सा जोश में रखना है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनकी तब्दीली की कोई सूरत मुझे नजर आए। और इतनी जल्दी अगर आपने चीफ मिनिस्टर बदलने शुरू कर दिए तो काम तो पहले ही 15 सालों में पीटीआई ने कोई डिलीवर नहीं किया उस प्रोविंस में। और फिर प्रोविंस की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें मुनासिब नहीं कि आप बार बार चीफ मिनिस्टर बदल दें। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। शेर अफजल साहब कोई थ्रेट बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उसमें हैसियत नहीं है? नहीं, देखिए वो पार्टी से निकल आए, सीट उनको उस पार्टी ने दी थी। नेचुरली उनके जो भी इख्तलाफात हुए, लेकिन वो गवर्नमेंट केपीके के लिए शायद कोई थ्रेट नहीं है। ठीक हो गया। राणा साहब, आप क्या कहते हैं, ये सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर कोई प्रेशर है या हमें वैसे ही फजूल में लग रहा है बाहर बैठे हुए? नहीं, प्रेशर डालने के तरीके होते हैं ताकि वो ठीक बिहेव करते हुए हुकूमत करते रहें। तो आप देख लें, मेरा ख्याल है वो अच्छे अंदाज से चल रहे हैं, बड़के छड़के भी लगाते हैं, ठीक भी चलते हैं, लोगों को जज्बात उभारते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं। वो ठीक चल रहे हैं अपने हिसाब किताब से कि वो किसी के लिए मसला भी ना बने और अपने लोगों को भी अपने साथ लेके चले, क्योंकि विद इन दी पीटीआई आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई हो चुकी भी है। तहरीक तो ये पहले भी नहीं चला सके थे, लोगों को तो ये पहले भी नहीं सड़कों पे ला सके थे, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या सुहेल अफरीदी हो। वो जज्बाती तकरीरें थी, अब तो आना भी छोड़ दिया ना इमरान खान के। और अब आपने एक दो सियासी कमेटियों के फैसले देखे होंगे, अब ये शर्त नहीं रखते कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करो, फैसला कर लेते हैं। जैसे इन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में एक फैसला किया कि जी हम बैरिस्टर गौहर अली जफर को भेजेंगे जुडिशल कमीशन में, तो इमरान खान ने तो रोक दिया था ना, तो रोक भेजना शुरू कर दिया है कि नहीं हम हाजिरी लगवाएंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा मीडिया ने तनकीद की कि आप तो हुकूमत के दायां और बायां बाजूद बने हुए हैं, कि जहां जितनी सहूलत आप कर रहे हैं, जो मर्जी काम बन जाए, कानून आ जाए, आईनी अमेंडमेंट आ जाए, आप बाइकाट करके निकल जाते हैं, तो काम तो उनका आसान हो जाता है। तकरीर करने का टाइम भी नहीं पूरा लेते, वहां पे भाग खड़े होते हैं सारे के सारे पार्लियामेंट के। बस अभी सिस्टम को देखे ना, ये होता है ना कि कुछ पहले जंग मई वाली आ गई थी हमारी इंडिया वाली, अब हम सालिस हो गए दुनिया भर में, तो हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई को समझना है कि अपने रवैये को दुरुस्त के अपनी स्पेस ले, जो नहीं ले रही। ठीक हो गया। बेग साहब, अफगानिस्तान का क्या होगा सर? हम यूक्रेन की जंग भी हो सकता है किसी जगह पे लग जाए, सुना है बात हुई है प्यूटन की और ट्रंप की कोई। ईरान वाला मामला भी आखिरकार तो हल होगा, लेकिन ये अफगानिस्तान का मामला, सुना था कि कोई चाइना के अंदर कोई बातचीत हो गई है, अफगानिस्तान पे हमले हमने रोक दिए थे, बीच में सालिसी हम करवा रहे थे, अब फिर हमने अफगानिस्तान को जो है वो पिटाई करना शुरू कर दी है। ये कहाँ जाके रुकेगा सर? देखिए, बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है अफगानिस्तान की। उन्होंने इंडिया के साथ पैक्ट किया, उन्होंने इजराइल से फाइनेंशियल हेल्प मिली 1 बिलियन के करीब। फिर उनको सप्लाई हमारे ही खिलाफ जो है ड्रोन्स की और एमुनेशन की मिलनी शुरू हुई। नेचुरली वो हमारे मुफाद में नहीं है। हमारा बॉर्डर जो है उन्होंने गर्म रखा हुआ है और नेचुरली हम ये चाहते नहीं कि उस साइड से हमारे लिए ट्रबल हो। और फिर जितने अटैक्स हमारे यहाँ इन्होंने किए दहशत गर्दी के, और हम उसे डिफेंड करते रहे, बहुत अरसा तक हमने अपना कीमती जानों का नजराना पेश किया, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग शहीद हुए, हमारा नुकसान हुआ। क्योंकि अब ये है कि अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम भी इनके लिए ऐसा इंतजाम करेंगे, और जो कि हमारी पाक फौज कर भी रही है, ताकि ये दोबारा हम पे, अब बॉर्डर पे फिर इन्होंने शुरू किया है। और क्योंकि जो इनके हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस और रा जो है और उधर से मोसाद जो है वो इनको गर्म रखे हुए ताकि हम लोग इनके साथ उलझते रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज इस काबिल है कि हम इनको एक ऐसा पॉजिटिव मिलिट्रीली जवाब दें ताकि ये दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करें। हमने चाइना के कहने के ऊपर इनसे बात भी की, और फिर हमने अपने थोड़े से बॉर्डर सॉफ्ट किए ताकि इनको सप्लाई जाती रहे। तो अगर ये आइंदा फ्यूचर में बिहेव नहीं करेंगे तो हमारा एक्शन बहुत सख्त होगा, और फिर ये ना बॉर्डर खुलेंगे ना इनके वीजे खुलेंगे। तो ये अगर अपने इंडिया के साथ रवाबित रखना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, और इसराइल से पैसे लेना चाहते हैं, उनके बात करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान बहुत सख्त देगा। राणा साहब, हमारी सालिसी कौन करवाएगा? देखिए, हमने अपना फैसला कर लिया है
सालसी क्या करनी है तालिबान को? प्राइम मिनिस्टर ने बन्नू में कहा था ना, सीएमएच में, शहदा के और जख्मियों से मुलाकात के बाद, कि आप चुन लें, पाकिस्तान को चुन लें या टीटीपी को चुन लें। तो उन्होंने फितरतुल हिंदुस्तान को चुन लिया, फितरतुल खारिज को चुन लिया। तो हमने भी अपना एक फैसला कर लिया। तो अब तो हम इनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे ना, हम तो उनको बता रहे हैं और बिल्कुल बताते रहेंगे, डायरेक्ट बताएंगे और इनके ठिकानों पे हमला करेंगे। वो कहते हैं ना घुस के मारना, हम वही कुछ कर रहे हैं। और अब हमने बिल्कुल क्लियर है हमारी पॉलिसी। हमने इसमें इनके जो पुराने सालिस थे, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो दोहा हो, यूएई वाले हों, कोई हो, अब हमने सबको बता दिया कि हमें अपना मुल्क बचाना है। हम आपकी गुफ्तगू में नहीं आएंगे तो अभी किसी कोई की। बातचीत और नहीं है चाइना ने, अफगानिस्तान को स्पेयर करने के नहीं, बारे अब में? उनको पता है कि अब हमें जहां मिलेंगे हम मार देंगे। बिल्कुल उनको क्लियर पता है। ये फैसला उन्होंने खुद करना है कि वो कब तक, जैसे मैंने ईरान के लिए मिसाल दी थी कि इन्होंने, तालिबान ने क्या किया है, तोरा बोरा से शुरू कराया काम, जो अमेरिकन ने आके हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो भी तबाह करा लिया। तो ये तो बाद नहीं आया, ये तो औरतों की तालीम की तरफ नहीं जाते। ये कौन सा इस्लाम है कि खवातीन को, आपने बच्चियों को तालीम से भी रोक दिया? तो ये तो एक सीधे सीधे वो है कि भाई माल पकड़ो और काम करो। तो ठीक है, फिर माल ले रहे हैं उनका। हमने तो इंडिया को भी सबक सिखा दिया था कि इसराइल के माल पे, इसराइल की टेक्नोलॉजी पे खड़े थे। ड्रोन भी उनके आए थे, हमने जवाब दे लिया था। अब जहां मर्जी वो आ जाए, हम भी पहुंच गए हैं सऊदी अरब में। इसराइल को भी समझ आ गई है कि फिर अब इधर शरारत करोगे तो जवाब उधर से मिलेगा। ठीक। कोई ऐसी चीज नहीं रह गई। दुनिया अपने अपने मामला देखती है। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन है कि वो महीना शुरू हो गया कि जब उन्होंने किया तो 4 घंटे के बाद ही अमेरिकन के पाँव में पड़ गए थे इंडियन। मोदी आज तक क्यों नहीं बोला 1 साल होने वाला हो रहा है? वो 6 से 10 तैयारों पे चले गए ट्रंप। 11 आज भी सर उन्होंने कहा 11। 3 से 5 करोड़ के, ठीक है। तो ये जवाब क्यों नहीं देते? बोलते ठीक। क्यों नहीं? बोलती बंद हमने की थी और अमेरिका ने इनकी जान बचाई थी। इसीलिए सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हैं कि जब हम जीत रहे थे, हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली कि जी ठीक है, हम सीज फायर करते हैं क्योंकि हम जा रहे नहीं है। ठीक। तो ये बात तालिबान को अब समझ आई है कि ये इधर उधर की प्रॉक्सियां लड़ना और बात है, पाकिस्तान से लड़ना और बात है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, मोहसिन बेग साहब। सर आपके वक्त का नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।